अब बात उन खुलासों की करेंगे जिसने इस दुर्दांत और इसके संगठन की परतों को उधेड़ कर रख दिया है। दरअसल नक्सल अभियान के एक्सपर्ट और फिलहाल एडीजी अभियान झारखंड संजय लाटकर ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आखिर दिनेश गोप अपने आतंक की फैक्ट्री को कैसे चलाता था। बहुत लंबे समय के जद्दोजहद के बाद और यूं कहें कि पुलिस के दबाव के बाद अंततः नक्सली दिनेश गोप पकड़ा गया। दिनेश गोप पीएलएफआई जैसे संस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि सुप्रीमो था। दिनेश गोप के पकड़े जाने के बाद खास तौर पर कोल्हान के लोग, छोटा नागपुर के लोग और ये यूं कहें कि झारखंड के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली और खासतौर पर पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी रिलीफ। लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई चलती रही, उसके कई लोग मारे गए और अंततः पुलिस और एनआई, झारखंड पुलिस और एनआई के संयुक्त प्रयास से जो पीएलएफआई सुप्रीमो है वो पकड़ा गया। हमारे साथ संजय लाटकर साहब हैं जो कि एडीजी हैं, अभियान से जुड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पीएलएफआई है वो दूसरे नक्सली संगठनों से कैसे अलग था। जो पीएलएफआई था सर, वो जो अन्य नक्सली संगठन झारखंड में काम कर रहे हैं उससे कैसे ये अलग है? अगर झारखंड के आप नक्सल परिदृश्य को देखते हैं तो सीपीआई माओवादी ये मूलतः नक्सल संगठन है और अन्य स्प्लिंटर ग्रुप्स है जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। तो पीएलएफआई भी ऐसे ही एक स्प्लिंटर ग्रुप है। चूँकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है तो मूलतः ये एक्सटॉर्शन करने के लिए, लोगों से लेवी लेने के लिए, पैसा इकट्ठा करके कैसे उसका विनियोग खुद करे, इस भावना से कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हुए और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। अगर आप इनका इतिहास देखेंगे तो यही आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। इसके जो रिक्रूटमेंट का तौर तरीका था, दिनेश गोप सुप्रीमो था और अपने इलाके के उन बच्चों को, खासतौर पर जो कम उम्र के बच्चे थे, वो इनके निशाने पे होते थे। अपराधियों को ही रिक्रूट करता था। जबकि अगर आप नक्सलियों की बात करें, माओवादियों की बात करें तो उनका एक अलग फिलॉसफी था। ऐसे लोग उनसे जुड़ते थे जो दबे कुचले थे। लेकिन पीएलएफआई का जो मूल उद्देश्य था कि ऐसे लड़ाकों को तैयार करना जिसको बहुत आसानी से वो बरगला सके और बड़े अपराधी घटनाओं को अंजाम दे सके। इसको लेकर किस तरह से चीज़ों को देखते हैं आप? कम उम्र के बच्चे निश्चित तौर पर गुमराह करने में आसानी जाती है और यही कारण है कि इस प्रकार से स्प्लिंटर ग्रुप्स या इवन आप नक्सली विचारधारा के सीपीआई माओवादी में भी देखिए तो आप 10-12 साल के बच्चों को भी ये गुमराह करके ले जाते हैं और अपने साथ में मिला लेते हैं। पीएलएफआई में जहाँ तक अपराधियों को इकट्ठा करने की बात रही है तो ये काफ़ी हद तक सही है और अपराधी तत्व के लोग ही ऐसे बैनर के तले उनको ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है, ज़्यादा एक्सटॉर्शन वो कर सकते हैं, संगठित रूप से कर सकते हैं। तो नॉर्मल अपराधी होने की तुलना में किसी स्प्लिंटर गुट के बैनर तले ये काम करना उन्हें आसान जाता है। तो पीएलएफआई का यह भी ये हथकंडा रहा है कि छोटे बच्चों को ले जाए और साथ ही साथ अपराधियों को भी अपने साथ इकट्ठा करके अपना मेन मकसद हासिल करें। एक और चीज़ें सामने आई कि पीएलएफआई ने फ्रेंचाइजीशिप दिया। जो छोटे छोटे अपराधी गिरोह थे उनके साथ में उन्होंने हाथ मिलाया। अपराधियों से उन्होंने एक तरह से अरेंजमेंट किया, उनको हथियार सप्लाई करना, उनको अपने जो लड़ाई करने के जो लड़ाके थे उनका उन्होंने बैकअप दिया। बदले में लेवी में इन्होंने शेयर मांगा। तो ये जो फ्रेंचाइजी देने का जो ये चलन था शायद किसी और दूसरे नक्सली संगठन में देखने को नहीं मिलता। ये बड़ा अलग सा कहानी इसके साथ में। नहीं, झारखंड में अगर देखिएगा तो पीएलएफआई और टीपीसी इन दोनों में इस प्रकार से संगठित अपराधियों के साथ गठबंधन इनका दिखाई देता है और ये आप फ्रेंचाइजी कहिए या ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स के साथ इनका गठबंधन कहिए, इसका मेन मकसद वही रहा है कि अपने मकसद में सफलता हासिल करना, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। तो इनको साथ में लेते हुए ये दो संगठनों में आप देखेंगे तो इस प्रकार से काम झारखंड में करते हुए आपको दिखाई देंगे। ऑपलेट कई प्रकार का क्राइम है, विशेषतः जहाँ खनन होता है वैसे इलाके में आप देखेंगे, जहाँ पॉपी कल्टीवेशन होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स के साथ ये मिले हुए हैं और अपने पीएलएफआई के या टीपीसी के बैनर तले उनके साथ में ये काम कर रहे हैं। कई अन्य राज्यों की बात आ रही है, 7 राज्यों की बात आ रही है। बिहार में जैसे इसके लोग ऑपरेट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लोग ऑपरेट कर रहे हैं
उड़ीसा में लोग इनके ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या वो जो संगठन वहाँ पे खड़ा हुआ है उसकी क्या स्थिति, क्या लगता है कि वो संगठन वाकई में वहाँ पे स्वरूप में है, PLFI और मजबूत हुआ है, या PLFI हाल के दिनों में काफ़ी कमज़ोर हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अन्य राज्यों में ये खाली कागज़ पे है, अन्य राज्यों में ऐसा कोई इनका संगठन नहीं है। लेकिन विगत दिनों अगर विशेषकर आप पिछले 3 साल की इन संगठनों के विरुद्ध या सभी नक्सली संगठनों के विरुद्ध झारखंड में हो रही कार्रवाई को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये संगठन कमज़ोर हुए हैं और अब इनको लड़ने के लिए भी मैन पावर नहीं है। और सबसे खुशी की बात है कि अब लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रशासन के साथ जुड़ रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों में प्रशासन पहुंचे हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, विकास प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो। जिन इलाकों में कभी हम जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वैसे इलाके में अब हमारे डेवलपमेंटल सेंटर्स खड़े हुए हैं और अब इनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर झारखंड में भी ये कमज़ोर हुए हैं और अन्य राज्यों में उनका अस्तित्व खाली कागजों पर था, अब वो भी आने वाले दिनों में दिखाई नहीं देगा। राहत वाली बात है। सर, दूसरा एक और पहलू है कि जैसे कुछ छोटे छोटे नक्सली संगठन जैसे PLFI या TPC, इनको प्रतिबंधित क्यों कर दिया जाता था? क्या इसके कुछ बेनिफिट उनको मिलते थे, या फिर वो जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट्स थे, या उनकी तादाद इतनी बड़ी थी कि पुलिस को उनको एक तरह से प्रतिबंधित करना पड़ा? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि जो इस प्रकार से देश विघातक कृत्य कर रहा है, राज्य के विरुद्ध कृत्य को अंजाम दे रहा है, तो उन्हें हम बैन करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है। और इसी के तहत विभिन्न नक्सली संगठन या स्प्लिंटर ग्रुप्स उसका टूटकर जो दूसरे ग्रुप्स हुए हैं उन्हें प्रतिबंधित झारखंड राज्य में किया गया है। और इसमें मुख्यतः आप अगर देखेंगे UAPA के तहत भी CPI माओवादी जैसे संगठनों को भी भारत सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार से घोषित किया है। बट अन्य जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उन्हें निश्चित प्रकार से हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में ही बैन करने की हमें शक्ति है और उसी के तहत किया गया है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि इन संगठन अगर नाम बदल के भी अन्य नाम से अपनी एक्टिविटी चलाते हैं तो उन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या बाह्य संगठनों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। और किसी के पास इन संगठनों से संबंधित कोई दस्तावेज मिल गए, कोई कागजात मिल गए, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी उन कागजातों को उनके पास रखने के लिए, दस्तावेजों को रखने के लिए भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेवी का पैसा ये जो प्राप्त करते हैं उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कानून है जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है। बड़ी कार्रवाई होती है। अंतिम सवाल कि ये दिनेश गुप्ता के गिरफ्तार होने के बाद क्या लगता है कि जो PLFI संगठन है इसके अब ये खात्मे की ओर होगा, या फिर इसमें और भी लोग बचे हैं जिन्हें खत्म करना पुलिस के लिए चुनौती होगी? अब बहुत कम लोग PLFI में बचे हैं, वो हार्डली 10-15 जो हथियार के साथ लड़ने वाले लोग हैं। दिनेश गोप के पकड़े जाने से, क्योंकि उसके ऊपर 150 से ज़्यादा कांड दर्ज है, निश्चित तौर पर इस संगठन को करारी चोट पहुंची है। लेकिन पुलिस में हम कभी भी इस प्रकार से गलतफहमी में नहीं रहते हैं कि किसी संगठन का लीडर पकड़ा गया तो संगठन ख़त्म होगा। जो सेकंड रैंक के लीडर्स होते हैं उनकी हमेशा कोशिश होती है कि उस वैक्यूम को भरने की। तो इस दिशा में पुलिस हमेशा सतर्क रह के कार्य करेगी कि इसमें जो अभी बाहर में PLFI के क्रियावादी बचे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ इस प्रकार से चल रही है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उन्हें हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कानून की सलाखों के पीछे भेजें। लेकिन अभी जो वर्तमान में परिदृश्य है उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में PLFI उनकी एक्टिविटीज़ को झारखंड में बढ़ा पाएगी। जैसे मैंने कहा कि जनाधार अब प्रशासन के और झुका हुआ है और जहां व्यापक जनाधार हमें मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अब लोग इनके साथ जुड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम संजय लाटकर साहब से बात कर रहे थे। इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि PLFI जिसके कि सुप्रीमो अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भले इसके गिरफ्तार होने के बाद थोड़ा सुस्त पड़ेगा, लेकिन इनकी कार्रवाई उनके खिलाफ सुस्त नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें अब भी कुछ कैडर बचे हैं। तो ऐसे में जो संगठन है उसके खात्मे की तरफ पुलिस की पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन उम्मीद यही किया जा रहा है कि PLFI पे एक बड़ा करारा चोट है और पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। लोगों के लिए राहत वाली बात ये है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन, रांची।